बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज। सब आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट सीरीज़ 9th की। ऑलरेडी 8 सीरीज़ हैं जो हम अपलोड कर चुके हैं। तो जो 9वें नंबर की सीरीज़ है इसमें 50 MCQs रहने वाले हैं। जैसा मैंने पहले कहा था कि जो सीरीज़ रहेंगी पर डे सीरीज़ में 50 to 60 MCQs ऐड किए जाएंगे विथ रीजनल आपके 100 तक हो जाएंगे। और स्टार्टिंग में मैंने इवन एक दिन में 2 सीरीज़ ली, बट कुछ टाइम मैनेजमेंट के कारण अभी पर डे एक ही सीरीज़ हो पा रही है और जीके के वीडियोस आ पा रहे हैं, जीके की क्लासेस ली जा रही हैं। तो यहाँ पर जो मॉक टेस्ट 9th में हम पढ़ेंगे इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपके कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रहेंगे। तो जिनका भी 8 मार्च को पेपर है NBS के लिए, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ जिनका CHO अपकमिंग एग्ज़ाम है उनके लिए भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें। एक और चीज़, हमारी ऑफिशियल ऐप है जो प्ले स्टोर में आ चुकी है, आप उसको जाके प्लीज़ डाउनलोड कीजिए। आपको पूरे MP NBS सभी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं, सीरीज़ अवेलेबल हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन था इंसर्शन ऑफ PPIUCD इज़ डन आफ्टर डिलीवरी। तो PPIUCD का मतलब क्या होता है? पोस्ट पार्टम इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो आफ्टर डिलीवरी के कितने टाइम के बाद इसको इंसर्ट कर देना चाहिए? विदिन 48 आवर के। तो यहाँ पर सभी ने आंसर है जो सही दिया हुआ है। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग में, घाव भरने में कौन सा विटामिन है जो हेल्पफुल रहेगा? ऑप्शन में एस्कॉर्बिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, रेटिनॉल या फिर एर्गो कैल्सीफेरॉल। तो बताइए कि कौन सा जो विटामिन है हेल्पफुल होगा किसमें? वुंड हीलिंग में या फिर किसी भी तरीके की चोट लगती है उसमें। तो जो यहाँ पर विटामिन हेल्पफुल रहेगा वो क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको क्या कहते हैं? विटामिन C। यहाँ पर सभी केमिकल नाम दिए हुए हैं। तो जो वुंड हीलिंग में जो विटामिन हेल्पफुल होगा वो कौन सा होगा? विटामिन C। और पेंटोथेनिक एसिड है, इसका दूसरा नाम क्या है? विटामिन B5, जो कि वाटर सॉल्युबल विटामिन B का एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है। एंड रेटिनॉल क्या है? विटामिन A। अर्गो कैल्सीफेरॉल क्या है? विटामिन D। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, HIV वायरस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ। तो HIV वायरस किससे मिलके बना होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, डबल स्ट्रैंडेड RNA DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA। तो ऑप्शन है यहाँ पर। तो HIV वायरस का यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो किस टाइप का होगा? DNA, RNA, सिंगल होगा, डबल होगा, जो हेलिकुलर होते हैं वो किस टाइप का होगा? तो HIV वायरस क्या है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। यदि कोविड भी पूछें तो कोविड भी किस टाइप का वायरस है? RNA वायरस है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्शन कॉज्ड इन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन कौन सा है? ऑप्शन में रेनाइटिस, फेरेंजाइटिस, ब्रोंकियोलाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस। तो यहाँ पर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात हो रही है। तो रेनाइटिस का मतलब क्या होता है? रनिंग नोज, राइट। एंड जो फेरेंजाइटिस है वो फेरिंग्स का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है, जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा। मेनिंजाइटिस जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग लेयर होती है मेनिंजस, उसकी इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है। अब आता है ब्रोंकियोलाइटिस। तो ब्रोंक्यूल्स कहाँ पर होते हैं? ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग्स में। तो जब भी इन्फेक्शन लंग्स में एंटर होता है तब ये क्या कहलाता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो ब्रोंक्यूल्स का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? ब्रोंकियोलाइटिस। तो ये क्या हो गया? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज टुडे इज अ। तो टुडे क्या है? मेडिसिन है, वैक्सीन है, कॉन्ट्रासेप्टिव है या फिर एक किसी तरीके की एंटीबॉडी है? तो टुडे है जो एक तरीके की कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो मोनोक्सिनॉल 9 के नाम से इसका जो केमिकल नाम है क्या है? नाइनोक्सिनॉल, जो कि क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव है, वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव है टुडे। नेक्स्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियासिस। तो CHO के हर एक एग्जाम में, चाहे किसी भी स्टेट का पेपर हो, एक क्वेश्चन रखा मिलता है। या तो आपको ड्रग का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किस डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है, या फिर अदरवाइज आपसे पूछ सकते हैं कि फाइलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो ऑप्शन में टेट्रासाइक्लिन, एम्फेटामाइड, डेप्सोन या फिर डाईइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट।
तो जो मेडिसिन यूज़ होती है फाइलेरियासिस ट्रीटमेंट में वो क्या है, डाइथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। या फिर आपको मेडिसिन का नाम दे के पूछेंगे कि किसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, तो ये फाइलेरियासिस के लिए। टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन है जो कोलेरा के लिए यूज़ की जाती है जनरली, वो भी एक प्रोफाइलेक्टिक मैनेजमेंट के तौर पर। डेप्सोन है, तो जो डेप्सोन यूज़ की जाती है, ये की जाती है जो भी लेप्रोसी के पेशेंट होते हैं उनमें। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। तो इनमें से कौन से हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क नहीं है, नॉट अ रिस्क फैक्टर। ऑप्शन में फैमिली हिस्ट्री, अर्ली मेनोपॉज, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, या फिर बीइंग ओवरवेट। तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर नहीं है तो फैमिली हिस्ट्री का मतलब है जेनेटिक्स हो सकती है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल भी रीज़न हो सकता है, ओवरवेट भी हो सकता है, बट अर्ली मेनोपॉज से किसी भी तरीके का रिलेट नहीं होता है ब्रेस्ट कैंसर को लेके कि ये इसका रिस्क फैक्टर है जो हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी, अर्ली मेनोपॉज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग द पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर को डायग्नोस करने के लिए बेस्ट टेस्ट क्या होगा। ऑप्शन में बैरियम मील स्टडी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे स्टडी, या फिर एंडोस्कोपी। तो कौन सा टेस्ट है जिससे हम पता कर पाएंगे कि जो प्रॉपर तरीके से पेप्टिक अल्सर किस पोर्शन में है, तो ये होगा यहाँ पर एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में क्या होता है कि जो भी इंटीरियर जो हॉलो ऑर्गन होते हैं, स्पेशली जो कैविटी लाइक पाइप लाइक ऑर्गन होते हैं, उनको यहाँ पे चेक किया जाता है। तो पेप्टिक अल्सर को चेक करने के लिए जो बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा वो क्या होगा, एंडोस्कोपी। नेक्स्ट इज एडवर्ड सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके के सिंड्रोम पढ़े हैं, एडवर्ड, ट्रायोसोमी 18, 13, 21 और 24। ऑप्शन में जो दिया हुआ है कि एडवर्ड सिंड्रोम किससे रिलेट करेगा। ऑप्शन में ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 18, ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 13, ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, या फिर ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 24। तो यहाँ पर जो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, तो एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम है यहाँ पर ट्रायोसोमी नंबर 18। क्या है, ट्रायोसोमी नंबर 18। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर 13 है, इसके लिए क्या कहा जाता है, पटाऊ सिंड्रोम। क्या कहा जाता है, पटाऊ सिंड्रोम। अब बात आती है ट्रायोसोमी 21 की। तो ट्रायोसोमी 21 क्या है, ये है डाउन सिंड्रोम, जो कि हर एक एग्ज़ाम में आता है। लास्ट में है जो ट्रायोसोमी 24। तो ट्रायोसोमी 24 के लिए क्रोमोसोमल कंडीशन है, बट इसमें कोई एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर 21 है डाउन सिंड्रोम, 13 है पटाऊ सिंड्रोम, और क्रोमोसोम ट्रायोसोमी ऑफ क्रोमोसोम 18 क्या है, एडवर्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट। तो इनमें से कौन सा है जो केमिकल डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल है। ऑप्शन में बर्निंग, बॉइलिंग, ब्लीचिंग पाउडर, या फिर ऑटोक्लेविंग। तो यहाँ पर केमिकल पूछा है, तो बर्निंग, बॉइलिंग, ऑटोक्लेव, इसमें किसी भी तरीके के केमिकल यूज़ नहीं हो रहे हैं, बट जो ब्लीचिंग पाउडर एक तरीके का केमिकल डिसइंफेक्टेंट है। यहाँ पर आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट इज फ्लूइड चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉल्मिक शॉक इन अ बर्न पेशेंट इज। यदि कोई जला हुआ पेशेंट है, बर्न पेशेंट है, तो उसको हाइपोवॉल्मिक शॉक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो भी बर्न पेशेंट होते हैं। तो हम उसको ट्रीट करने के लिए किस टाइप का फ्लूइड है जो रिप्लेस करेंगे या फिर ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। ऑप्शन में है नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, डीएनएस, या फिर जीएनएस। तो जो फ्लूइड यहाँ पर यूज़ होगा वो होगा रिंगर लैक्टेट। कौन सा फ्लूइड यूज़ होगा, रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इनमें से कौन सा इन्फेक्शन है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट होगा। ऑप्शन में है वायरल हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस बी, मलेरिया, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला इन्फेक्शन पूछा है, तो हेपेटाइटिस सी और बी। मोस्टली हेपेटाइटिस सी को तो ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस सी कहा जाता है, और हेपेटाइटिस बी भी निडल प्रिक इंजरी से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है।
मलेरिया भी हो सकता है, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है। यदि कोई इस डिसीज़ से रिलेट करता है या फिर उसको डिसीज़ है पर्टिकुलर, और यदि उसने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया तो ये सेकेंड पर्सन जिसको उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया गया है उसको डिसीज़ होने के चांसेस रहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका ऑल ऑफ दी। अब हम तीनों केस में, चाहे हेपेटाइटिस बी और सी हो, मलेरिया हो या फिर CMV इन्फेक्शन हो, इन तीनों केस में किसी दूसरे पर्सन को यदि आप अपना इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करवा देते हैं तो उसको भी ये डिसीज़ होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट इज यूट्राइन इनर्टा इज अ, यूट्राइन इनर्टा क्या है? ऑप्शन में डिसऑर्डर ऑफ यूट्रस, डिसऑर्डर्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस या फिर एब्सेंस ऑफ यूट्रस। तो यहाँ पर यूट्राइन इनर्टा का मतलब होगा कि डिसऑर्डर्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, उनमें उतनी फ्रिक्वेंसिटी इंटेंसिटी नहीं है जो कि नॉर्मल लेबर के लिए चाहिए है। ना तो इनमें स्ट्रेंथनिंग है, ना ड्यूरेशन है, ना ही इंटरवल है। तो इसके लिए टर्म यूज़ किया गया है वो क्या है, यूट्राइन इनर्टिया। तो डिसऑर्डर्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब होगा जो इंटेंसिटी है, जो फ्रिक्वेंसी है, जो ड्यूरेशन है और जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आने हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो उसको जो टर्म यूज़ किया जाता है वो क्या है, यूट्राइन इनर्टिया। नेक्स्ट वन इज़, या फिर ये कह सकते हैं यूट्राइन इनर्टिया और अटोनिया, द टर्म अप्लाइड टू एबनॉर्मली इनइफेक्टफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि जो नॉर्मल लेबर के लिए जो कॉन्ट्रैक्शंस की ज़रूरत है, जो फ्रिक्वेंसी की, जो ड्यूरेशन की, जो इंटेंसिटी की ज़रूरत है, वैसे कॉन्ट्रैक्शंस का ना आना। नेक्स्ट इज़ हाउ मच नॉइज़ में कॉज द मैकेनिकल डैमेज, कितना नॉइज़ है जो मैकेनिकल डैमेज का कारण बनेगा। ऑप्शन में 150 डेसिबल, और नॉइज़ को जो शोर होता है उसको नापने की, जो मापने की यूनिट है वो क्या है, डेसिबल। तो नॉइज़ का जो नॉइज़ का कितना लेवल है जो मैकेनिकल डैमेज कर सकता है, तो ऑप्शन में 150 डेसिबल, 60 डेसिबल, 120 डेसिबल या फिर 85 डेसिबल। तो जो लेवल है मैकेनिकल डैमेज के लिए वो 155 डेसिबल ही काफ़ी है, जिससे मैकेनिकल जो डैमेज है जो हो सकता है। नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिस्क्राइब्ड बाय साइकेट्री एंड इज़ रिगार्डेड एज माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स। तो इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो कि साइकेट्रिक में प्रिस्क्राइब की जाती है लेकिन एक माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स है। ऑप्शन में है यहाँ पर एनीमेटिक, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी या फिर एंटी साइकोटिक्स। तो जो माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं इसमें जो बेंजोडाइजेपाइन कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं वो आ जाती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा कि जो साइकेट्रिक में प्रिस्क्राइब भी हो रही हैं, माइनर ट्रैंक्विलाइजर्स भी हैं, तो क्या है यहाँ पर एंटी एंजाइटी ड्रग। जो बेंजोडाइजेपाम होती हैं जनरली एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पर जो माइनर ट्रैंक्विलाइजर है वो क्या है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो NRHM का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में है आशा, जननी सुरक्षा योजना, अंडर 5 क्लिनिक या फिर RCH प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि NRHM लॉन्च कब हुआ था, 2005 में। एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। तो 12 अप्रैल 2005 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया था। एंड इसके जो कंपोनेंट्स प्रोग्राम हैं वो आशा वर्कर्स भी आई थी, GSY स्कीम भी आई थी, RCH प्रोग्राम भी आया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। बट जो अंडर 5 क्लिनिक है NRHM का पार्ट नहीं है, सेपरेटली लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्लूड। तो यदि किसी का ICP बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पे कहा है वो क्या होगा। ऑप्शन में एडमिनिस्टर द मैनिटॉल, एडमिनिस्टर हाफ स्ट्रेंथ सलाइन, एडमिनिस्टर प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स या फिर रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रीथ्स इन वेंटिलेटर। तो यहाँ पर जो मैनिटॉल है ये जनरली यूज़ की जाती है किसके लिए, जब ICP बढ़ा हुआ हो तब। मैनिटॉल क्या करेगी, एक तरीके की जो मेडिसिन है, जितना भी जो CSF का ऑक्यूमुलेशन होगा, CSF का लेवल बढ़ेगा ब्रेन में, जब ही जाके इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, तो जो फ्लूइड है उसको क्या करेगी, बॉडी से फ्लश्ड आउट करने के लिए हेल्प करेगी जनरली। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एडमिनिस्टर द मैनिटॉल, जो कि एक डायरेटिक एजेंट है। नेक्स्ट इज 5 क्लीन प्रैक्टिस।
अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टेटेनस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो जो 5 क्लीन प्रैक्टिस हैं वो न्यूनेटल टेटेनस को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, क्लीन हैंड ऑफ द अटेंडेंट, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग एंड क्लीन द एयरवेज। तो यहाँ पर कौन सी 5 स्ट्रेटजीज हैं जो यूज़ की जाएंगी किसके लिए? न्यूनेटल टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए। तो जो 5 क्लीन स्ट्रेटजी यूज़ की जाती हैं उनमें होते हैं क्लीन हैंड, क्लीन डिलीवरी सर्विस, क्लीन पेरिनियम, क्लीन कॉर्ड कटिंग एंड कॉर्ड टाइंग एंड क्लीन कॉर्ड केयर। तो क्या है 5 स्ट्रेटजीज हैं 5 क्लीन प्रैक्टिस के लिए जिससे हम न्यूनेटल टेटनस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो क्या हो? क्लीन द एयरवेज। क्लीन एयरवेज इसका पार्ट नहीं है। बाकी जो हैं क्या हैं? क्लीन हैंड, क्लीन डिलीवरी सरफेस, क्लीन पेरिनियल एरिया एंड क्लीन द कॉर्ड कटिंग और क्लीन कॉर्ड टाइंग एंड कॉर्ड केयर। तो ये क्या है? इसके 5 क्लीन प्रैक्टिस हैं किसको प्रिवेंट करने के लिए? न्यूनेटल टेटनस को प्रिवेंट करने के लिए। और जो नहीं है वो क्या है? क्लीन एयरवेज। नेक्स्ट वन इज बैगोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिसीज ऑफ द लंग कॉज्ड बाय एन इनहेलेशन ऑफ। तो जो बैगोसिस एक ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है जो कि लंग्स में किसको इनहेल करने से होगी? ऑप्शन में कॉटन, जूट, शुगर कैन डस्ट या फिर कोल। तो बैगोसिस होगा शुगर कैन डस्ट के कारण। यदि जो भी लोग लॉन्ग टाइम तक शुगर कैन की जो गन्ने की फैक्ट्रीज होती हैं उनमें काम करते हैं तो वहाँ की जो डस्ट है उसको इनहेल करने के कारण उनको लंग्स में प्रॉब्लम होगी। तो नाम क्या दिया गया? बैगासोसिस। नेक्स्ट इज वॉर्म दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीट। तो कौन सा वॉर्म है जो मीट के थ्रू ट्रांसमिट होगा? हुक वॉर्म, टेप वॉर्म, पिन वॉर्म या फिर राउंड वॉर्म। तो मीट के थ्रू ट्रांसमिट होने का मतलब है कि जो भी लोग अनकुक्ड रॉ मीट खाएंगे, मांस खाएंगे, तो उससे ये वॉर्म उनकी बॉडी में ट्रांसमिट हो पाएगा। कच्चा मांस खाने से या फिर अनकुक्ड मांस खाने से, मीट खाने से डिसीज़ ये जो वॉर्म है वो एंटर होंगे आपकी बॉडी में, ट्रांसमिट होंगे। तो वो कौन से हैं? तो वो है यहाँ पर टेप वॉर्म। कौन से हैं? टेप वॉर्म। नेक्स्ट इज ड्रग दैट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पीडियाट्रिक एड्स। तो बच्चों में या फिर यहाँ पर पीडियाट्रिक एड्स की जगह ये कह सकते हैं कि चिल्ड्रंस में कौन सी एड्स को ट्रीट करने वाली मेडिसिन यूज़ की जाती है? तो ऑप्शन में प्रोकैन, पेनिसिलिन, निविरापाइन, एजिथ्रोमाइसिन या फिर एसाइक्लोविर। तो जो ART थेरेपी के तहत पीडियाट्रिक एड्स में यूज़ की जाएगी मेडिसिन वो कौन सी है? तो वो है निविरापाइन। एडल्ट्स में कौन सी यूज की जाती है? जिडोविडिन, बट यदि पीडियाट्रिक एड्स पूछते हैं तो निविरापाइन। नेक्स्ट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ सिडेक्स। तो सिडेक्स का एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड, डिटॉल, सेबनॉल या फिर ग्लूटाल्डिहाइड। तो सिडेक्स का जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, केमिकल इंग्रेडिएंट है, वो क्या है? वो ग्लूटाल्डिहाइड। जो ब्रांड नेम है वो क्या है? सिडेक्स, बट यदि केमिकल कंपोनेंट है तो क्या है? ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर BCG वैक्सीन इज। तो BCG वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट है जो यूज़ किया जाता है? ऑप्शन में डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन या फिर रिंगर लैक्टेट। तो ये सबको पता है कि जो BCG वैक्सीन है ट्यूबरक्लोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। तो BCG वैक्सीन के लिए जो सलाइन यूज़ किया, डाइल्यूएंट घोलने के लिए डाइल्यूएंट यूज़ होगा वो क्या होगा? नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट अ ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। इनमें से कौन सी है जो ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन नहीं है? ऑप्शन में आइस पैक, आइस बैग, कोल्ड कंप्रेशन या फिर आइस क्रेडल्स। तो जो यहाँ पर ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन नहीं है तो हैं कौन कौन सी? आइस पैक, आइस बैग, आइस क्रेडल, बट जो नहीं हो गया कोल्ड कंप्रेशंस। नेक्स्ट वन इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इंक्रीजेज। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहाँ बढ़ेंगे? कौन बढ़ाएगा? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, विटामिन C, विटामिन B1 या फिर बोथ A एंड B। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स को बढ़ाने का काम कौन करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स और विटामिन C। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? D। नेक्स्ट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ डेंगू फीवर। तो डेंगू का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या है? तो मच्छर सबने याद कर लिया, मॉस्कीटो एडिस एजिप्टी है और दिन में काटता है, डे बाइटिंग मॉस्कीटो है। बट यहाँ पर डेंगू फीवर का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, जनरली एक वायरल इन्फेक्शन है, बट जो बीच में वेक्टर है वो कौन हो जाता है? मॉस्कीटो।
तो यहाँ पर डेंगू फीवर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? एंट्रिक वायरस, अर्बो वायरस, वेरियोला वायरस या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस। तो जो यहाँ पर वायरस यूज़ किया जाएगा या फिर डेंगू फीवर को कॉज करने का वायरस है जो क्या है? तो एंट्रिक वायरस तो जनरली डेंगू फीवर को कॉज नहीं करेगा, बट जो डेंगू को कॉज करने वाला वायरस है वो क्या है? अर्बो वायरस। कौन सा वायरस है? अर्बो वायरस। मॉस्क्यूटो पूछते हैं तो एडिस एगेप्टी जो कि डे बाइटिंग मॉस्क्यूटो है, और यदि वायरस पूछते हैं तो वो क्या है? अर्बो वायरस। नेक्स्ट इज एज अ रूटीन ऑल न्यूबॉर्न आर गिवन एन इंट्रामस्कुलर डोज ऑफ विटामिन। रूटीन है जो कि हर एक न्यूबॉर्न बेबीज़ को दिया जाता है। तो कौन सा इंट्रामस्कुलर विटामिन है जो इंजेक्ट किया जाएगा? ए, बी, सी या फिर के? तो हर एक बेबीज़ को आफ्टर द डिलीवरी जो एट द टाइम ऑफ बर्थ इंजेक्शन दिया जाएगा। किस विटामिन का दिया जाता है? विटामिन के का। वैक्सीन पूछते हैं तो OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एंड BCG देते हैं। बट यदि यहाँ पर पूछते हैं कि कौन सा विटामिन देंगे रूटीन केयर पर न्यूबॉर्न बेबीज़ को, तो वो विटामिन के फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज और ब्लीडिंग। नेक्स्ट इज पल्स प्रेशर इज। तो पल्स प्रेशर क्या है? ऑप्शन में है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन आउटिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर या फिर सिस्टोलिक प्रेशर। तो पल्स प्रेशर का मतलब होता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीच का जो डिफरेंस है, यदि हमने सिस्टोलिक को डायस्टोलिक से माइनस किया तो जो भी वैल्यू निकलती है वो क्या कहलाएगी? आपकी पल्स प्रेशर। तो आंसर होगा आपका डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो यदि आपको पल्स प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कहते हैं तो हम 120/80 जो कि नॉर्मल BP है, तो 120 में से 80 माइनस करेंगे तो जो आपका इक्वल टू 40 आएगा कैलकुलेट करने के बाद, तो वो क्या होगा? पल्स प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज इम्यूनिटी मीन्स। इम्यूनिटी का मतलब क्या है? ऑप्शन है एंटीबॉडीज एंड एंटीजन रिएक्शंस, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा, लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिसीज या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनिटी का मतलब होता है लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिसीज़। किसी भी डिसीज़ को लेके आपकी बॉडी में कितनी क्षमता है झेलने की क्षमता ही कहेंगे कि किसी भी डिसीज़ को लेके आपकी बॉडी कितना रिस्पॉन्स कर सकती है, किस हद तक है जो रिएक्ट कर पाएगी कि वो डिसीज़ अपनी आप ही ठीक हो जाए। तो यहाँ पर क्या है? लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिसीज़। नेक्स्ट वन इज दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू। तो कौन से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए? हेल्दी इम्यून सिस्टम और कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए। ऑप्शन में फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी या फिर फ्लोराइड। इस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द हेल्दी इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए, तो वो विटामिन सी। क्या है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? विटामिन सी। नेक्स्ट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होगा? ऑप्शन में आयरन, थायामिन, एसिटिक एसिड, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा किसकी कमी के कारण होगा जनरली विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी के कारण। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इट हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। यदि एक नर्स है जो ऑक्सीजन थेरेपी दे रही है किसी भी पर्सन को, तो जो गैस है उसको साथ में ह्यूमिडिफायर क्यों यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन में है ऑक्सीजन इज़ अ हॉट गैस एंड इट में बर्न द ट्रैकिया, ऑक्सीजन इज़ अ ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, ह्यूमिडिफिकेशन क्लीन्स द गैसेस ऑफ बैक्टीरिया, और एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इम्प्रूव्स। तो यहाँ पर यदि नर्स किसी भी पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देती है तो ह्यूमिडिफायर यूज़ क्यों किया जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? ड्राई गैस है और म्यूकस को क्या करेगी? थिक करने का काम करेगी, तो इसीलिए ह्यूमिडिफिकेशन यूज़ किया जाता है। ये चीज़ याद होना चाहिए आपको कि यदि ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है तो साथ में आपने सिलेंडर के वहाँ पर ह्यूमिडिफायर के लिए वाटर है जो यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि जो ऑक्सीजन क्या है? ड्राई गैस है, और डायरेक्ट आप यदि ड्राई गैस भेजेंगे तो पूरी ट्रैकिया क्या होगी? इरिटेट होगी, इसीलिए गैस के साथ में जो ह्यूमिडिफायर है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज
असेसमेंट इंक्लूड्स, तो असेसमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहेंगी? टेकिंग द ब्लड प्रेशर, डिटरमाइन लेवल ऑफ कंफर्ट, काउंटिंग द रेस्पिरेटरी रेट, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो असेसमेंट में क्या पूरे वाइटल साइंस आ जाएंगे, आपके पेशेंट का कंफर्टेबल लेवल आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। जब आप पेशेंट को असेस करते हैं तो उसकी पूरा एब्डोमिनल असेसमेंट से लेके वाइटल साइंस से लेके पूरी बॉडी को असेस करने का काम करेंगे। तो सब किस में आएंगे? असेसमेंट में। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म कास्ट टाइप ऑफ प्लास्टर कास्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो यदि लॉन्ग टर्म तक प्लास्टर कास्ट लगा रहता है तो ये क्या करेगा, या फिर किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाएगा? लॉन्ग आर्म कास्ट। ये टाइप है प्लास्टर कास्ट का, लॉन्ग आर्म कास्ट टाइप ऑफ प्लास्टर कास्ट किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होगा? फ्रैक्चर ऑफ द कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन्स, फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस एंड अल्ना बोन्स, फ्रैक्चर ऑफ मेटाटार्सल बोन्स, या फिर फ्रैक्चर ऑफ टिबिया एंड फिबुला बोन्स। तो जो यहाँ पर प्लास्टर कास्ट यूज़ किया जाएगा, लॉन्ग आर्म कास्ट टाइप का जो प्लास्टर कास्ट है ये यूज़ होगा फ्रैक्चर ऑफ रेडियस एंड अल्ना बोन्स के लिए। किसके लिए? रेडियस एंड अल्ना बोन्स के फ्रैक्चर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पोजिशन शुड बी गिवन बाय द नर्स टू अ पेशेंट विथ मल्टीपल इंजरीज ऑफ फेस एंड नेक। यदि कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट है या फिर कोई भी पेशेंट है तो उसको क्या है, मल्टीपल इंजरीज हुई हैं फेस और नेक में, तो आप कौन सी पोजीशन देंगे उस पेशेंट को? ऑप्शन में है सुपाइन, सेमी प्रॉन पोजीशन, फॉलोअर्स पोजीशन, या फिर नी चेस्ट पोजीशन। तो ऐसे केस में हमें सर्वाइकल इंजरीज़ को प्रिवेंट करना होता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ को प्रिवेंट करना होता है। तो जो हम पोजीशन देंगे इस टाइप के पेशेंट को वो होगी सेमी प्रॉन पोजीशन। कौन सी पोजीशन होगी? सेमी प्रॉन पोजीशन। इससे हम पेशेंट को सर्वाइकल डैमेज होने का और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में डैमेज होने के चांसेस को कम कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। इसीलिए हम जो पोजीशन देंगे वो क्या होगी? सेमी प्रॉन पोजीशन। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस वायरस दैट इज स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट। तो कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जो कि ओनली फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होगा? ऑप्शन में है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, या फिर डी। तो फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाला हेपेटाइटिस है हेपेटाइटिस ए एंड ई। बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से होंगे, सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से हो सकते हैं, निडल प्रिक इंजरी से होते हैं। तो ये सभी क्या है? हेपेटाइटिस बी के लिए हैं। हेपेटाइटिस सी जनरली ट्रांसफ्यूजन के कारण होता है और हेपेटाइटिस ए और ई फीको ओरल रूट के थ्रू होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करते हैं, यदि ए है तो ए को मार्क कर सकते हैं, यदि हेपेटाइटिस ई आया है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये ओनली दोनों हेपेटाइटिस हैं जो कि फीको ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं और ये एक शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेंगे, क्रॉनिक इन्फेक्शन में नहीं आएंगे। बट हेपेटाइटिस बी और सी किस में आएंगे? क्रॉनिक इन्फेक्शन में। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डेली मील्स टू सप्लीमेंट द प्रोटीन। तो डेली मील्स में हम क्या इंक्लूड करेंगे जिससे प्रोटीन मिल सके हमें? ऑप्शन में वेजिटेबल्स, दाल, पोटैटोस, या फिर घी। तो डेली मील्स की बात हो रही है तो हम दाल ऐड करके क्या कर सकते हैं? डेली मील्स में प्रोटीन की मात्रा को अपना कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल पैरामीटर फॉर असेसिंग द डिग्री ऑफ हाइपोक्सिया एट बर्थ। यदि किसी बच्चे में हम हाइपोक्सिया के लेवल को हमें चेक करना है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है टिश्यूज़ में, तो हमें चेक करना है तो किस तरीके से करेंगे? रेस्पिरेटरी रेट से, कलर ऑफ स्किन से, हार्ट रेट से, या फिर मसल टोन से। तो यदि न्यूबॉर्न बेबीज़ में एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें हाइपोक्सिया को मेज़र करना है तो साइनोसिस, लुइस डिस्कलरेशन ऑफ स्किन जिसको कहेंगे हम, तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो क्या है? साइनोसिस, जिससे हम चेक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर? कलर ऑफ स्किन। नेक्स्ट इज हीमोफीलिया ए इज़ अ। तो हीमोफीलिया का यहाँ पर डायरेक्ट आपसे टाइप ही पूछा है, तो ये किसके कारण होगा, किसकी कमी के कारण होगा? ऑप्शन में क्रिसमस डिसीज़, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी, फैक्टर 9 डेफिशिएंसी, या फिर बॉर्न ब्लेब्रैंड डिसीज़। तो हीमोफीलिया है जो ए टाइप पूछा है यहाँ पर, जनरली इसके 2 टाइप्स होते हैं। तो हीमोफीलिया ए है यदि पूछा है तो ए किसके कारण होगा? ए होता है यहाँ पर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण। किसके कारण? फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण। और अप्रॉक्सीमेट 85% हीमोफीलिया है जो टाइप ए ही होता है। हीमोफीलिया बी होता है किसके कारण? फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी के कारण। और यदि हीमोफीलिया सी आता है तो क्लॉटिंग फैक्टर 11 के कारण। बट मोस्टली एग्जाम में 2 पूछे जाते हैं, एक तो होता है हीमोफीलिया ए।
जो कि होगा फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण। और 85% यदि सबसे ज़्यादा हीमोफीलिया के केस पूछते हैं तो वो हीमोफीलिया टाइप ए होंगे, फैक्टर 8 जो क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसकी कमी के कारण। यदि हीमोफीलिया बी पूछते हैं तब होगा फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी के कारण। और थर्ड टाइप है हीमोफीलिया सी, जो कि फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी से होता है, बट बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलेगा। मोस्टली होगा टाइप ए, हीमोफीलिया टाइप ए फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, हीमोफीलिया टाइप बी फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी, हीमोफीलिया सी है जो किसके कारण होगा फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट वन इज मास्टिकेशन इज अ, ऑप्शन है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन या फिर च्यूइंग। तो मास्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। क्या होगा? च्यूइंग। क्या होगा? चबाना। जब आप कुछ भी खाना खाते हैं उसको च्यू करते हैं तो क्या है? मास्टिकेशन की प्रोसेस। नेक्स्ट इज कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन आर ऑल एक्सेप्ट। तो कार्डिनल साइन सभी हैं इन्फ्लामेशन के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड हाइपोथर्मिया। तो जो इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन। क्या है? रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन। तो यहाँ पर पेन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, हीट नहीं है। हीट का मतलब होगा हाइपरथर्मिया होगा, तो मार्क नहीं कर पाते हम। एक्सेप्ट पूछा है, दैट मीन्स क्या है यहाँ पर? हाइपोथर्मिया। तो 4 कार्डिनल साइन होते हैं। रेडनेस का मतलब होता है रूबर, हीट का मतलब होता है कलर, स्वेलिंग का मतलब होता है ट्यूमर एंड पेन का मतलब होता है डॉलर। ये लैटिन वर्ड आपको याद रखना है कार्डिनल साइन के साथ। रेडनेस क्या कहेगा? रूबर, हीट का मतलब कलर, स्वेलिंग का मतलब ट्यूमर एंड पेन का मतलब होता है डॉलर। तो यहाँ पर कार्डिनल साइन 4 होते हैं, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग और हीट। बट जो नहीं है तो क्या है? हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट वन इज स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन एट। तो जो स्पाइनल एनेस्थीसिया हैं कहाँ दिए जाते हैं? किस लंबर वर्टिब्रा में दिए जाएंगे? L2 to L4, L3 to L4, L5 to L6 या फिर L1 to L2। तो मोस्टली दिए तो जाते हैं L5 L6 में देते हैं, L3 L4 में देते हैं, बट मोस्टली जो बुक्स के अकॉर्डिंग हम जाते हैं और डॉक्टर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग जाते हैं तो दिए जाते हैं L3 to L4 में। नेक्स्ट इज ओल्ड मैन्स अपीयरेंस इज सीन इन चिल्ड्रन इन। किस टाइप के बच्चों में ओल्ड मैन्स अपीयरेंस देखने को मिलेगा? मतलब बच्चे अपनी एज से ज़्यादा बड़े दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ऑप्शन में फीवर, मरासमस, जॉइंडिस या फिर एनसेफेलोपैथी। तो ओल्ड मैन्स अपीयरेंस देखने को मिलेगा बुढ़े होने टाइप से, तो होगा मरासमस में। कुपोषित जो बच्चे हैं उनमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। ना तो उनकी हाइट बढ़ेगी ना हेल्थ बढ़ेगी, और फेस उनका है जो बड़ों के जैसे लगने लगेगा, तो इसीलिए इसको टर्म यूज़ किया गया ओल्ड मैन अपीयरेंस। नेक्स्ट वन इज व्हाट केयर शुड बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस फॉर ओरल हाइजीन ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। यदि किसी आप बेहोश पेशेंट की, अनकॉन्शियस पेशेंट की ओरल केयर करते हैं तो आप प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या लेंगे? मतलब किस चीज़ को सबसे पहले प्रेफर करेंगे जब आप ओरल केयर कर रहे हैं किसी अनकॉन्शियस पेशेंट की? ऑप्शन में थ्रोली क्लीनिंग ओरल सरफेस, प्रिवेंटिंग द एस्पिरेशन, कंट्रोलिंग माउथ ऑर्डर या फिर अप्लाइंग लोकल एंटीसेप्टिक्स। तो यदि हम किसी अनकॉन्शियस पेशेंट की केयर करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना। एस्पिरेशन को प्रिवेंट करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो केयर है वो मानी जाएगी आपकी। देन आफ्टर आप अदर केयर करेंगे। बट यदि प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको आता है ओरल हाइजीन करना है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, पेशेंट बेहोशी में की हालत में है, तो क्या है? प्रिवेंटिंग द एस्पिरेशन। और पोजीशन पूछते हैं तब हम क्या देंगे? साइड लाइंग पोजीशन। नेक्स्ट इज इन अ पेशेंट ऑलरेडी सफरिंग अ डिसीज, अ न्यू इन्फेक्शन सेटअप फ्रॉम अनदर सोर्स और होस्ट इज नोन एज। यदि कोई पर्सन ऑलरेडी किसी डिसीज से सफ़र कर रहा है और कोई नया इन्फेक्शन और आके उसको कोई और नया सोर्स और होस्ट आके उसको और डिसीज़ देता है, तो ये क्या कहलाएगा? सेप्सिस, क्रॉस इन्फेक्शन, एट्रोजेनिक इन्फेक्शन या फिर कंटामिनेशन। तो ऑलरेडी वो पर्सन, उसको कोई डिसीज़ है और कोई दूसरा होस्ट और पॉजिटिव एजेंट और उसकी बॉडी में एंटर होता है, तो क्या होगा? ये कहलाएगा क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज इफ द LMP, दैट मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ योर LMP इज January 31st, द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो EDD आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी फार्मूला यूज़ होता है यहाँ पर। ऑप्शन में October 7, 27, November 7 या फिर November 8। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है कि जो EDD कैलकुलेट कर रहे हैं हम जब,
तो ईडीडी को कैलकुलेट करने के लिए नेगल्स फार्मूला, कौन सा फार्मूला है जो यूज़ किया जाएगा? नेगल्स का फार्मूला है जो जनरली यूज़ किया जाता है। बहुत ही इजी फार्मूला होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डे और जो यहाँ पर डे पूछते हैं कि टोटल कितने डे होंगे, तो यहाँ पर यदि आप ईडीडी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 ईयर माइनस 3 मंथ प्लस 7 डेज। इससे भी आप ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यदि आपको इस तरीके से भी नहीं आता है तो आप ईडीडी में बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, बट यहाँ पर जो मोस्ट स्पेसिफिक फार्मूला यूज़ होता है वो होता है नेगल्स का फार्मूला। तो वो आप यूज़ करके यहाँ पर ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम में आता है ईडीडी को कैलकुलेट करना क्या है, तो वो है नेगल्स फार्मूला। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द मीन वाई फेलियर ऑफ थ्राइव। तो फेलियर ऑफ थ्राइव का मतलब क्या है? ऑप्शन में चाइल्ड इज अनेबल टू ड्रिंक, चाइल्ड इज अनेबल टू वॉक, रेट ऑफ वेट गेन इज स्लगिश, रेट ऑफ लेंथ गेन इज स्लगिश। तो फेलियर ऑफ थ्राइव का मतलब होता है बच्चे का वेट एक पर्टिकुलर टाइम से बढ़ा ही ना हो, फेलियर रेट है। मतलब यदि बच्चा 2 साल पहले भी सेम वेट पे था और अभी भी सेम रेट पर है तो उसको क्या कहेंगे हम? फेलियर ऑफ थ्राइव। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी किस में पाया जाएगा? मिल्क में, एग्स में, फिश फैट में, या फिर कॉड लिवर ऑयल में। तो सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का, वो होता है सन। बट यदि यहाँ पर खाने पीने की चीज़ों से, न्यूट्रिएंट्स से पूछते हैं तब क्या होगा? कॉड लिवर ऑयल। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ़ द स्पर्म काउंट इज़ लेस देन 20 मिलियन पर ml दैट मीन्स। तो यदि स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml से भी कम है दैट मीन्स क्या है? एस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, या फिर एस्थेनोस्पर्मिया। तो यदि जो स्पर्म काउंट है कितने से कम है? 20 मिलियन पर ml। यहाँ पर आप काउंटिंग देखिए, 20 मिलियन पर ml से भी कम है, तो पर्सन को कौन सी सिचुएशन है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओलिगोस्पर्मिया। यदि एब्सेंस होता तब हम कहते कि, यदि कहते कि स्पर्म काउंट का एब्सेंस है तब हम कहते एस्पर्मिया। बट स्पर्म काउंट है जो कि बहुत कम है, 20 मिलियन पर ml से भी कम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ओलिगोस्पर्मिया। एस्पर्मिया का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ सीमेन। एस्पर्मिया का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ सीमेन। एजोस्पर्मिया का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ स्पर्म सेल इन सीमेन। यहाँ पर जो टर्म है एस्पर्मिया का मतलब है कि सीमेन ही एब्सेंट है। ओलिगोस्पर्मिया का मतलब है कि स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml है। एजोस्पर्मिया का मतलब होगा एब्सेंस ऑफ स्पर्म सेल इन द सीमेन। सीमेन प्रेजेंट है बट उसमें स्पर्म सेल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज़ द कलर कोडिंग ऑफ बैग इन हॉस्पिटल टू डिस्पोज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सच एज अ बॉडी पार्ट। तो यदि हॉस्पिटल में कौन सा कलर कोड का बैग यूज़ किया जाएगा ह्यूमन बॉडी पार्ट को डिस्कार्ड करने के लिए, डिस्पोज करने के लिए? प्लेसेंटा हो सकता है, कोई भी एनाटॉमिकल पार्ट्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन में है येलो, ब्लैक, रेड या फिर ब्लू। तो जो यहाँ पर डिस्पोज करने के लिए, एनाटॉमिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए कलर कोड यूज़ होता है बायोमेडिकल वेस्ट में, वो क्या है? येलो कलर। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच गाइडलाइन नर्स हैज़ टू फॉलो वाइल केयरिंग फॉर प्रेशर सोर। तो आप प्रेशर सोर, डेक्यूबिटस अल्सर के पेशेंट की केयर करते हैं तो क्या चीज़ आप माइंड में रखेंगे? वुंड मस्ट रिमेन मॉइस्ट, टाइट पैकिंग ऑफ द वुंड, ड्रेसिंग टू ड्राई बिफोर रिमूवल, प्लास्टिक सीट टाइप ऑफ ड्रेसिंग ऑफ फॉर कवर। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।